कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। अभी उसको आधा घंटा ही हुआ होगा काम करते हुए कि वहाँ पर सीता जी आए और किचन के बाहर खड़े शहर को देखकर उन्होंने शेफ से पूछा, यह क्या आप बाहर क्यों खड़े हैं? क्या आपने अब तक नाश्ते की तैयारी नहीं की है? मैंने आपको पहले ही बता दिया था ना कि नाश्ते में क्या क्या बनेगा, तो फिर आप यहाँ किचन के बाहर क्यों खड़े हैं? शेफ, सॉरी मैडम, मैं तो काम करना शुरू ही करने लगा था, लेकिन मिस आए और उन्होंने कहा कि आज का ब्रेकफास्ट वह तैयार करेगी और उन्होंने मुझे किचन से बाहर भेज दिया। शेफ के पास उनका तो सीता जी के जैसे आंखें ही बाहर आने को थी। वो उसे डरते हुए पूछने लगी, क्या कहा आज सौम्या नाश्ता बना रही है? क्या उसे अपनी उबालना भी आता है जो वो नाश्ता बनाने के लिए कह रही है? शेफ, ये तो पता नहीं मैडम, लेकिन हमने उनसे बहुत कहा लेकिन उन्होंने हमारी नहीं सुनी और हमें यहाँ से बाहर जाने को बोल दिया, इसलिए हम गए। तो के जाने के बाद सीता जी भी समय के पास जाकर खड़ी हो जाती हैं और उसे काम करते हुए देखने लगती हैं। वही सौम्या को जब किसी की नजरें खुद पर महसूस होती हैं तो अपना सर घूम कर देखती है जहाँ पर सीता जी उसी को ही देख रही थी। उनको देखते ही सौम्या सीता जी को ग्रीट करते हुए उन्हें गुड मॉर्निंग विश करती हैं। उसके बाद सीता जी भी उसे गुड मॉर्निंग विश करते हुए उसके सर पर प्यार से हाथ फेरती हैं और कहती है, क्या बात है, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी बेटी को भी कुकिंग आती है, वो भी इतनी अच्छी तरीके से। सौम्या, अपने बेटे को जाना ही कहाँ है मॉम? अभी तो बहुत सी बातें हैं जो आपको मेरे बारे में जानी है। खैर, ये सब छोड़ो और इस टेस्ट करके बताओ ये कैसा बना है। इतना कहकर वह सीता जी के मुंह में एक चम्मच पोहा डाल देती हैं, जिसे कहकर सीता जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वाकई वह पोहा काफी टेस्टी बना था। और वह सौम्या की तारीफ करते हुए कहती हैं, ये तो सच में काफी टेस्टी बना है, तुम तो मुझे भी ज्यादा अच्छा पोहा बनाती हो। अपनी तारीफ सुनकर तो वह भी अपनी मॉम के मुंह से सौम्या अपने कॉलर को ऊपर उठाते हुए अपने खुद के ही कंधे पर अपने हाथों से थपकी देते हुए खुद को शाबाशी देती हैं और उसके इस हरकत पर सीता जी को भी हंसी आ जाती है। उसके बाद सीता जी सौम्या से पूछती हैं, तो और क्या क्या बनाया है आपने? सौम्या उनकी बात सुनकर जैसे ही कुछ कहने को होती है तभी ओवन से आवाज आती है, तेग, जिसकी आवाज सुनकर सौम्या उसे और देखते हैं और अवन खोलकर उसमें जाकर देखते हैं जिसमें उसकी गार्लिक ब्रेड तैयार हो चुकी थी। वो उसे अवन में से निकलती हैं और उसे एक बड़ी सी प्लेट में रखती हैं और फिर चाकू की मदद से उसे बहुत ही अच्छे तरीके से अलग अलग पीस में कट करती हैं, जिससे वो और भी सुंदर दिखने लगा था और उसकी खुशबू चारों ओर फैल गई थी। सीता जी बहुत ही प्यार से अपनी बेटी को देख रही थी, साथ में उन्हें शौक भी लग रहा था कि आखिर उनके बेटे ने ये सब सीख कब। फिर वो अपने इन सारे थॉट्स को अपने दिमाग से अलग रखती हैं, क्योंकि आजकल यूट्यूब का जमाना था, सब लोग यूट्यूब से देखकर सीख ही जाते हैं। उसके बाद सौम्या सीता जी की मदद से सारा ब्रेकफास्ट डाइनिंग टेबल पर लगा देती हैं, क्योंकि ब्रेकफास्ट का टाइम भी हो गया था और सब लोग एक एक करके नीचे आने लगते हैं। सबके साथ किंग भी आता है और सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। डाइनिंग टेबल पर आज कुछ अलग तरीके का नाश्ता बना था और उसकी खुशबू भी कुछ अलग ही थी। किंग को छोड़कर बाकी सबको पता चल रहा था कि आज नाश्ता नहीं शेफ ने बनाया है और ना ही सीता जी ने, क्योंकि खाने को देखकर ही पता चल रहा था कि आज दोनों ने ही नहीं बनाया है, और अगर उन दोनों ने ही नहीं बनाया तो फिर किसने बनाया? लेकिन वहां पर कोई कुछ नहीं पूछता, लेकिन देवांश कैसे चुप रह बैठ सकता था? वो अपना मुंह खोलते हैं और अपनी माँ सीता जी से पूछता है, क्या बात है मॉम, आज किंग के आने की खुशी में क्या ब्रेकफास्ट आज आपने बाहर से ऑर्डर किया है? आज इसकी खुशबू कुछ अलग ही है। सीता जी, तुमको क्या लगता है मैं आदि बेटा को नाश्ते में बाहर से ऑर्डर किया हुआ खाना खिलाऊंगी? बल्कि आज तो तुम सब लोगों के लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज का नाम सुनते ही वहां पर बैठे सारे लड़के सिर्फ किंग को छोड़कर एक साथ बोलते हैं, क्या सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? हीर भी वहीं पर बैठी थी, लेकिन वह ज्यादा किसी से इस वक्त बात नहीं कर रहे थे।
उसकी तबीयत आज पहले से काफी बेहतर थी, इसलिए वह अपना नाश्ता कमरे में ना करके आज सबके साथ नीचे ही आ गए थे। वह भी अपने क्यूरोस आंखों से सीता जी की ओर देख रही थी और जानना चाहती थी कि आखिर सरप्राइज है क्या। सीता जी सबको देख रही थी, जिनके चेहरे पर क्यूरियोसिटी नजर आ रही थी, जैसे उनको बहुत बड़ा गिफ्ट मिलने वाला हो। तभी वह उनकी क्यूरियोसिटी को तोड़ते हुए उनके सवालों का जवाब देती हैं। तो सरप्राइज यह है कि आज का नाश्ता सौम्या ने बनाया है। उनकी बात सुनते ही देवांश, जो वहां पर आराम से बैठा हुआ था, सीता जी की बात सुनते ही अपने चेयर से नीचे ही गिरने का होता है कि उसके बगल में बैठा मिहिर उसे उसके शर्ट से पकड़कर खींचकर वापस से उसके चेयर पर सीधा बैठ देता है। वह इस वक्त किंग भी शॉपिंग एक्सप्रेशन के साथ सौम्या को देख रहा था, क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि सौम्या को कुकिंग आती है या नहीं, और नहीं उसने उसे कभी पूछा था। किंग सौम्या को देखते हुए धीरे से पूछता है, क्या ये सच है? सौम्या भी उसके सवाल को सुनकर उसकी ओर देखते हैं और अपनी पलकें हाँ में झपका देती हैं। वही राजीव जी भी एक्साइटेड होकर कहते हैं, क्या आज हम मेरी प्रिंसेस से नाश्ता बनाया है? उनकी बात सुनकर सीता जी भी अपने गार्डन हाँ में हिलती हैं। तो राजीव जी जल्दी से नाश्ता अपनी प्लेट पर सर्व करते हुए कहते हैं, क्या बात है, तो आज तो मैं अपना गला भर के खाऊंगा। सीता जी उनकी बात को ठीक करते हुए कहती हैं, गला भर के खाना नहीं होता, पेट भर के खाना होता है। राजीव जी, मैंने कुछ गलत नहीं कहा, मैंने वही कहा जो मैं कहना चाहता था। मतलब कि आज मैं एक्स्ट्रा खाऊंगा, पेट भर पर का तो मैं खाऊंगा ही, उसके अलावा भी मैं एक्स्ट्रा खाऊंगा, क्योंकि आज मेरी प्रिंसेस ने जो नाश्ता बनाया है। सीता जी, कोई जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा खान की, जितना नॉर्मल कहते हैं उतना ही खाना, नहीं तो पता चल बाद में हमको हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। सीता जी की बात सुनकर राजीव जी चट जाते हैं। वही माहिर, मिहिर और देवांश भी खोजने, क्योंकि आज पहली बार वो अपनी बहन के हाथों का कुछ खाएंगे। किंग बीएफ बात सुनकर खुश था, क्योंकि वो समझ गया था कि सौम्या ने उसके लिए ही नाश्ता बनाया है पहली बार, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो उसके घर वाले कभी भी ऐसा रिएक्शन नहीं देते। तो वह भी खुशी खुशी नाश्ता करने लगता है। सब लोग सौम्या के हाथों के खाने की तारीफ करते हुए नाश्ता कर रहे थे। नाश्ता करने के बाद राजीव जी जल्दी से अपने रूम में जाते हैं और अपने हाथ में एक ज्वेलरी बॉक्स लेकर नीचे आते हैं और उसे जल्दी से सौम्या के हाथों में दे देते हैं। सौम्या कंफ्यूज होकर जब उनकी ओर देखती है तो राजीव जी उसे कहते हैं, यह मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। आज प्रिंस ने पहली बार कुछ बनाया है, यह एक तरीके से आपकी पहली रसोई का गिफ्ट है। उनकी बात सुनकर सौम्या खुश हो जाती है और जल्दी से उसे ज्वेलरी बॉक्स को खोलती है, जिसमें एक डायमंड का एक ब्रेसलेट था जो देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर था। राजीव जी उसे ब्रेसलेट को उसे बॉक्स में से निकलते हैं और सौम्या के हाथ में पहना देते हैं और सौम्या से कहते हैं कि वो इस ब्रेसलेट को हमेशा अपने हाथ में ही पहना रखें, और उससे ये भी बताते हैं कि यह उनकी माँ यानी कि सौम्या की दादी माँ का ब्रेसलेट है, जो उन्होंने सौम्या के लिए ही संभाल के रखा था। अब कुछ दिन पहले ही जब वह सौम्या की दादी माँ यानी कि अपने मम्मी पापा के पुराने घर पर गए थे, तब उन्हें वहां पर यह ज्वेलरी बॉक्स दिखाई दिया, जिसे देखकर उन्हें अपनी माँ की कही हुई बात याद आ गई कि उन्होंने ये ब्रेसलेट अपनी पोती के लिए रखा है। इसलिए वो इसे अपने साथ ले आए और आज उन्होंने सौम्या को ये दे दिया। हालांकि पास से देखने पर यह काफी सुंदर दिखाई देता था, लेकिन जोर से देखने पर यह काफी सिंपल था, जिसकी वजह से समय ऐसे डेली उसे मैं भी पहन सकती थी। इसीलिए राजीव जी ने उससे कहा कि वो हमेशा इसे अपने पास ही रखे और पहने रखे। सौम्या को भी इसका डिजाइन काफी यूनिक और प्यार और साथ ही सिंपल भी लगा, इसलिए उसने बिना कोई बहस के राजीव जी की बात मान ली और उसे पहन लिया। राजीव जी के द्वारा अपने बेटी को गिफ्ट दिए जाने पर सीता जी को भी याद आता है कि उन्हें भी सौम्या को कुछ गिफ्ट देना ही चाहिए। तभी उन्हें कुछ ध्यान आता है और वह सीधे अपने रूम में चली जाती हैं। थोड़ी देर में वह नीचे आती है तो उनके हाथ में भी एक बॉक्स था, उसे लाकर वह सौम्या के हाथ में देकर कहती है, ये गिफ्ट मेरी तरफ से, ये बहुत ही अनमोल है, खोल कर देखो। सौम्या जैसे ही उसे बॉक्स को खोलती है तो उसके अंदर एक बुक होती है, जिसे देखो थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। उसके चेहरे को देखकर सीता जी उसके गाल पर हाथ फेरते हुए कहती हैं,
यह एक बुक है जो खुद मैंने अपने हाथों से लिखी है। इसमें उन सभी चीजों की रेसिपी है जो मुझे बनाने आती है, और जो कुछ भी मैंने अपनी माँ से यानी कि तुम्हारी नानी और तुम्हारी दादी दोनों से सीखी है। यह एक ऐसा खजाना है जो तुमको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, इंटरनेट पर भी नहीं। इसीलिए अब जब आज मैंने देखा कि तुम्हें खाना बनाने में इंटरेस्ट है तो मैंने सोचा कि यही तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट गिफ्ट होगा। सौम्या उनके गले लगाते हुए कहती है, थैंक यू सो मच माँ, ये सच में बहुत ही अनमोल गिफ्ट है। मैं हमेशा इसको अपने पास एक ट्रेजर की तरह संभाल कर रखूंगी। सौम्या की बात सुनकर सीता जी खुश हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें नहीं लगा था कि उनका गिफ्ट उनकी बेटी को पता नहीं पसंद आएगा या नहीं, लेकिन समय की बात सुनकर फाइनली वो पूरे दिल से खुश हो जाती हैं, क्योंकि आप उन्हें लग रहा था कि उनकी कुकिंग स्किल उनकी बेटी आगे लेकर जाएगी। तभी किंग जो वहां पर चुपचाप बैठा हुआ था वो राजीव जी की ओर देखकर पूछता है, मैं आज रात सौम्या को डिनर डेट के लिए लेकर जाना चाहता हूँ। राजीव जी उसके बात सुन भी रहे थे और उसके सवाल को समझ में रहे थे, जिसे देखकर वो दिल ही दिल में बहुत खुश होते हैं कि किंग जैसा आदमी उनकी बेटी जो ऑलरेडी उनसे प्यार करती है उसे डेट पर ले जाने के लिए उनकी परमिशन मांग रहा है। बल्कि अगर वो ऐसा ना करना चाहे तो उसको बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, वो उन्हें सिर्फ बात भी सकता था, लेकिन यहाँ पर वो उनकी परमिशन मांग रहा है, इसलिए वो बहुत खुश हो जाते हैं। फिर किंग को देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ हाँ चाहिए ले जाए, बिल्कुल ले जाइए। उनकी इजाजत मिलते ही किंग और सौम्या दोनों ही खुश हो जाते हैं। उसके बाद गैंग वहां से चला जाता है अपने ऑफिस और बाकी लोग भी अपने अपने काम में चले जाते हैं। उसके बाद सौम्या हीर को देखते हुए पूछती है, और भाई मैडम कॉलेज जाने का इरादा है या नहीं है? समय के पास सुनकर सीता जी सौम्या से कहती हैं, अरे लेकिन वो अभी ठीक कहाँ हुई है, पहले उसे अच्छे से ठीक तो हो जाने दो, उसके बाद चले जाएगी कॉलेज। सौम्या, मॉम अब वो पहले से काफी बेटर है और आप इसकी चिंता मत कीजिए, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगी। वैसे भी अगर घर से बाहर निकलेगी तो उसे ही अच्छा लगेगा, इसलिए उसे जाने दीजिए। सीता जी, अच्छा ठीक है, लेकिन तुम उसे बाइक से नहीं लेकर जाओगे? सीता जी की बात सुनकर सौम्या उन्हें अपने हाथ में एक चाबी दिखाकर कहती है, क्या मॉम आज मुझे अपनी नई कार गिफ्ट में मिली है, तो फिर मैं आज बाइक से क्यों आऊंगी, और अभी कोई ऐसी वैसी नहीं स्पोर्ट्स कार। सीता जी, क्या कहा गिफ्ट में भारत कर, लेकिन कब और किसने दी? सौम्या, माँ जैसे अपने पापा ने मुझे मेरी पहली रसोई के लिए गिफ्ट दिए, वैसे ही भाई ने भी मुझे दिए, और यह उन्हीं की तरफ से मेरे लिए गिफ्ट है। सीता जी, अच्छा ठीक है जो, लेकिन गाड़ी बहुत तेज मत चलाना। सीता जी की बात सुनकर सौम्या ओके बोलकर ही को आराम से अपने साथ ले जाती है और गाड़ी में बैठकर कॉलेज की ओर बढ़ जाती है। वहीं दूसरी ओर पार्थ के घर के बेसमेंट में, जहां पर इस वक्त टीना बहुत ही बुरी हालत में बेहोश होकर पड़ी हुई थी, कि तभी उसके ऊपर कोई बर्फ सा ठंडा पानी उसके ऊपर डाल देता है, जिस वजह से तीन एकदम चौंक कर हड़बड़ाते हुए इधर उधर देखने लगती है और अपने मुंह पोंछती है। तभी उसे अपने सामने 3 से 4 हटे कट्टे आदमी दिखाई देते हैं, जिन्हें देखो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और फिर थोड़ा साइड में देखती है जहां पर पार्थ उसे ही मुस्कुराते हुए देख रहा था। उसे देखकर टीना जल्दी से रोते हुए कहती है, पार्थ प्लीज मेरे साथ ये सब मत करो, हम पिछले 3 साल से एक साथ हैं, तो मेरे साथ ये सब कर भी कैसा सकते हो, आखिर मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम भी तो मुझे करते हो ना प्यार, तो फिर तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो? प्लीज मुझे जाने दो यहाँ से, प्लीज मुझे जाने दो यहाँ से। उसके बाद सुनकर पार्थ एकदम से उसके करीब आता है और उसके आंखों में आंखें डालकर बहुत ही डरावने तरीके से कहता है, मैं और तुमसे प्यार क्या, यह मजाक है? अगर है बताओ ए डॉन, ती लाइक जोक्स, लेकिन तुम्हारा प्यार मेरे लिए मजाक ही है। लेकिन आप सच में मैं किसी से प्यार करने लगा हूँ और वह मेरा पागलपन बन चुकी है, लेकिन तुमने उसे नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है तो उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी ना। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता? तुम जानना चाहती हो ना कि आखिर मैं तुम्हारे साथ ये सब क्यों कर रहा हूँ? उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि टीना उसे सुनते ही उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं, लेकिन फिर भी वो डरते डरते उससे पूछती है, क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा पार्थ? पार्थ उसकी बात का कोई जवाब नहीं रहता, बस उसके आगे एक वीडियो चला देता है जिसमें टीना एक लड़के से बात कर रही थी
और उसके सामने रोड होकर नाटक करके उसे लड़के को वह सौम्या के खिलाफ भड़का रही थी। साथ ही वह उसे इनडायरेक्ट इंडिकेट भी कर रही थी कि काश कोई सौम्या का फेस बिगड़ देता है या उसके साथ कुछ ऐसा हो जाए कि वो किसी का मुंह दिखाने लायक ना रहे। ये लड़का कोई और नहीं है बल्कि वही लड़का था जिसने सौम्या के ऊपर एसिड अटैक करने की कोशिश की थी। इस वीडियो को देखकर तो सौम्या के जैसे सांस ही रुक सी जाती है। उसके बाद एक दूसरी वीडियो चलता है जो कि फ्रेशर्स पार्टी की थी, जिसमें टीना वेटर को देखकर उसे एक पैकेट पकड़ रहे थे और सौम्या की ओर कुछ इशारा कर रही थी, जिससे साफ समझ में आ रहा था कि आखिर वो क्या करने की कोशिश कर रही है। उसके बाद पार्थ एक और वीडियो जिसमें नशे की हालत में तीन ने साफ साफ कन्फेस किया था कि 3 साल पहले सौम्या का जो एक्सीडेंट हुआ था वो उसी ने कहकर करवाया था। ये सारी वीडियो देखकर तो टीना एकदम से ब्लैक ही हो जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब पार्थ को पता कैसे चला और वो क्यों सौम्या के बारे में इतनी सारी डिटेल पता करवा रहा है जो भी उसने उसके साथ किया। तभी एक बात उसके दिमाग में क्लिक करती है, वो ये है कि अभी थोड़ी देर पहले पार्थ ने टीना से कहा कि वो किसी से प्यार करने लगा है। तो क्या वो लड़की सौम्या हो सकती है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि 3 साल पहले तक जब सौम्या पार्थ के पीछे हाथ भरकर पड़ी थी तब तो पार्थ ने उसके और कुछ भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब तो वह पार्थ की ओर देखते भी नहीं है, तो अब बात उसे कैसे प्यार कर सकता है? ये सब सोच सोच कर तो जैसे उसके दिमाग की नसें ही फटने को तैयार थी। वो गुस्से में सामने खड़े पार्थ को देखते हैं और कहती हैं, तो क्या अब तुम सौम्या से प्यार करने लगे हो पार्थ? पार्थ, सही कहा लेकिन पूरा नहीं। मैं सौम्या से सिर्फ प्यार ही नहीं करता हूँ, वो मेरी सनक बन चुकी है और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और अगर किसी ने उसे नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो वह इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। और जहाँ तक बात रही तुम्हारी, तुमने एक नहीं दो नहीं पता नहीं कितनी ही बार उसे पर वार करने की कोशिश की है। कभी उसे जान से मारने, कभी उसका चेहरा बिगड़ने, कभी उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाने। लड़कियों के साथ खेलने का बहुत शौक है ना तुम्हें? तुम्हारा ये शौक मैं अभी पूरा कर देता हूँ। इतना कहकर वो एक नजर वहां पर खड़े सभी गार्डों की ओर देखता है और उनसे कहता है, ये रही वो लड़की, ध्यान रहे इसकी तकलीफ में कुछ भी कमी नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारी तकलीफ में कमी मैं नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर वो वहां से बाहर चला जाता है और पीछे से टीना की रिक्वेस्ट भरी आवाज ही आते लगती है, पार्थ प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम आखिर क्या करने की कोशिश कर रहे हो और इनको मेरे साथ क्यों रखा हुआ है? प्लीज वापस आओ, मुझे डर लग रहा है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते पार्थ, पार्थ प्लीज वापस आओ। लेकिन अब तक तो देर हो चुकी थी, पार्थ वहां से जा चुका था। तभी उसकी नजर उन आदमियों पर पड़ती है जो उसे ही अपनी गंदी नजरों से देख रहे थे और उनकी आंखों में उनके गंदे इरादे साफ साफ देखे जा सकते हैं। टीना डर के मारे वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उनमें से एक आदमी उसे उसकी बहन से पकड़कर धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है, जिस वजह से टीना के मुंह से एक चीज निकल जाती है। वही आदमी तीन के पास जाता है और उसके दोनों हाथों को जंजीर से बांधकर उसे जंजीर को पीछे दीवार से अटका देता है, जिसकी वजह से तीन का डर के मारे बुरा हाल होता है और वो जोर जोर से रोने लगती है और उन सभी से रिक्वेस्ट करती है उसको छोड़ देने के लिए। लेकिन वो लोग कहाँ सुनने वाले थे, उन्हें तो बस अपना काम पूरा करना था, साथ ही अपने डिजाइन्स को भी पूरा करना था। वो टीना को ऊपर से नीचे तक देखते हैं, जिसने इस वक्त एक शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी। वो धीरे से टीना के पास आता है और एक झटके में ही उसके ड्रेस को फाड़ कर उसके शरीर से अलग कर दूर कर देता है। वही उसे आदमी के इस हरकत पर तीन छटपटाना लगती है और उसे खुशी छोड़ देने की रिक्वेस्ट बार बार करते लगती है और जोर जोर से रोने भी लगती है। वो बार बार पथ को भी आवाज लग रही थी कि वो उसे बचा ले, लेकिन वो क्यों है उसे बचाता है? वो खुद ही तो इन सब आदमियों को उसके पास छोड़कर गया था उसे टॉर्चर करने के लिए। उसके बाद तीन उसे आदमी को देखते हैं जो धीरे धीरे अपने शरीर से सारे कपड़े निकालकर नीचे फेंक देता है और टीना की ओर बढ़ जाता है। थोड़ी ही देर में वहां से तीन के चीखने और चिल्लाने की आवाज से जोर जोर से आने लगती है।
एक एक करके वहां पर खड़े चारों आदमी अपनी सारी हवास टीना के साथ पूरी करते हैं। अब तक तो तीन के मुंह से आवाज भी निकलना बंद हो चुकी थी और अब वो एक जिंदा लाश की तरह जमीन पर पड़ी हुई थी। फिलहाल के लिए वो बेहोश हो चुकी थी। वो आदमी अपना काम कर वहां से बाहर चले जाते हैं। थोड़ी ही देर में वहां पर वही कल वाली लेडी कार्ड वापस आती है और टीना को कपड़े पहनकर उसे वापस से चेयर पर बात कर वापस चली जाती है। टीना की हालत अब तक काफी खराब हो चुके थे। एक तो वो कल शाम से ही बिना खाए पिए यहाँ पर बंधी हुई थी, ऊपर से उसके साथ हो रहे लगातार टॉर्चर की वजह से उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। और अब ये सब। वहीं दूसरी ओर कॉलेज में हिमानी ने शिवानी को सब कुछ बता दिया था, जो भी उसके साथ हुआ था और रॉकी ने उसके साथ किया था, जिसे सुनकर शिवानी को भी एक शौक लग जाता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि रॉकी ऐसा इंसान होगा। साथ ही उसे अब उनके बाकी के दोस्तों से भी, जो कि मेल दोस्त हैं, उनसे डर भी लगने लगा था। और उन्हें टीना का भी पता था, क्योंकि यह लोग तीन के उनसे भी ज्यादा खास दोस्त थे। इसीलिए इन दोनों ने उन सभी से अपनी कन्नी काट ली थी। आपको दोनों ही उन सब लोगों से मतलब नहीं रखना चाहते थे, इसलिए वो तीन को भी कोई कांटेक्ट नहीं करते। इसीलिए उन्हें पता भी नहीं था कि तीन इस वक्त कहाँ है और कैसी है। नहीं तो वह दोनों ही हमेशा उसकी चमचैया बनाकर उसके आगे पीछे ही घूमते रहते थे। वही सौम्या की क्लास में सौम्या हीर को लेकर क्लास में आती है, तो उनको देखते ही आर्या, जो उन्हें की क्लासमेट थी, वो जल्दी से उनके पास आती है और हीर से उसका हाल चाल पूछता है। हर को ठीक ठाक कर उसे काफी खुशी महसूस होती है। इस बीच वो हर की काफी अच्छी दोस्त बन चुके थे। वही सौम्या जब पूरी क्लास में अपनी नजर दौड़ आता है, तो उसकी नजर दो लड़कियों पर जाकर अटक जाती है, जो कि नहीं थी, और वो कोई और नहीं बल्कि लुइस और लीजा ही थी। सौम्या इन दोनों को ही जानती थी, लेकिन ये दोनों सौम्या को नहीं जानते थे। उन्हें देखकर सौम्या को याद आ जाता है कि जर्मनी में उसे कुछ मेल आया था, जिससे उसे पार्थ के बारे में कुछ पता चला था, और उसने दो लड़कियों की मदद की थी। जी हाँ, जिसे लुइस और लीजा की मदद की थी, वो कोई और नहीं बल्कि सौम्या ही थी। वो तो पार्थ का नाम सुनकर ही उन लड़कियों के मदद करने को तैयार थी, क्योंकि उससे भी पार्थ को थोड़ा मजा चखाना था। इसीलिए वो उनकी मदद करने को तुरंत ही तैयार हो गई थी, और उसने उन दोनों की भी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी, जिससे उसे उन दोनों की सिचुएशन का पता चल गया था कि वो कितने मुश्किल में हैं। लेकिन उसे ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वह उनसे दोबारा कभी आमने सामने पर मिल पाएगी, वह भी उसकी क्लासमेट के तौर पर। उससे पहले से ही पता था कि ये दोनों लड़कियां दिल से काफी अच्छी हैं। फिर वो सामने खड़ी आर्या को बोलता है, आर्या अभी तुम अपनी सीट पर बैठो, मैं ही को लेकर उसके अपनी सीट पर बैठी हूँ। बाकी हम लोग कैंटीन में लंच टाइम में जाकर बातें करेंगे। आर्या भी उसके बाद मानकर वापस से अपनी सीट में जाकर बैठ जाती है। उसके बाद सौम्या हीर को ले जाकर अपनी सीट पर बैठ जाती है। इसके बाद वहां पर प्रोफेसर आते हैं और एक के बाद एक उनके लेक्चर होने लगते हैं। लगभग 3 लेक्चरर के बाद वो लोग अपनी क्लास से निकलकर कैंटीन की ओर चल देते हैं। कैंटीन में आज सौम्या हीर, ध्रुव, आकाश और विहान और उनके साथ आर्या भी बैठी हुई थी। वो तीनों लड़के उन तीनों लड़कियों के लिए कैंटीन से खाना लेकर आते हैं। उसके बाद सब लोग अपना अपना खाना खाने लगते हैं। सब लोग ही सभी बात कर रहे होते हैं कि अब वो कैसी है, उसे कैसा महसूस हो रहा है, वो ठीक तो है ना, वगैरह वगैरह। फिर भी उन सब की बातों का जवाब दे रही थी और उसे खुशी महसूस हो रही थी कि उसके अब इतने अच्छे दोस्त बन गए हैं। नहीं तो पहले तो कोई उससे बात ही नहीं करता था, और इन सब की वजह उसे समय ही लगती है, क्योंकि जब से सौम्या उसकी लाइफ में आई थी तब से उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही हो रहा था। तभी उनके सामने वाली सीट पर सौम्या की नजर जाती है, जहां इस वक्त लुइस और लीजा साथ में बैठे हुए थे और अपना लंच कर रही थी। उनकी ओर इशारा करते हुए सौम्या आर्य से पूछती है, ये तो नहीं लड़कियां कौन है, इनको मैं क्लास में भी देखा था, क्या दोनों न्यू एडमिशन है? आर्या, हाँ ये दोनों ही न्यू स्टूडेंट है, ये दोनों जर्मनी से यहाँ आए हैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। वैसे इनके बारे में ज्यादा तो नहीं पता है, बस इतना ही पता है कि यह लोग अब इंडिया ही शिफ्ट हो गए हैं। इतना कहकर आर्य चुप हो जाती है और सौम्या भी उनकी तरफ ध्यान से देखती है।
उसके बाद वह उनको आवाज लगाते हुए कहती हैं, हे यू, न्यू एडमिशन। न्यू एडमिशन सुनते ही लुइस और लीजा का ध्यान सौम्या के ऊपर जाता है जो उन्हें ही आवाज लग रही थी। अपने ऊपर ध्यान आने पर सौम्या उन दोनों से कहती है, हाँ तुमसे ही कह रहे हो, तुम दोनों अकेले क्यों बैठी हो, आओ हमको ज्वाइन करो, और वैसे भी हमसे क्लास में ही हैं। समय के बाद सुनकर दोनों के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वह भी अपनी सीट से उठकर उनके पास आकर बैठ जाते हैं। सौम्या, हाय आई एम सौम्या। उसके बाद वह सबकी तरफ देखकर उनसे अपना अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए कहती हैं, तो बाकी सभी उन दोनों को अपना अपना नाम बताते हैं। इसके बाद लिसा और लॉस भी उन दोनों को हेलो बोलते हैं और अपना नाम बता देती हैं। लीजा, वैसे जिस दिन हम फर्स्ट डे यहाँ पर आए थे तभी हमने तुम्हारे ऊपर हुए अटैक के बारे में सुना। हम तो काफी ज्यादा डर गए थे। वैसे तो मैं काफी हिम्मत है जो तुमने अपनी दोस्त को बचाने के लिए उसे पर होने वाले अटैक को अपने ऊपर ले लिया। उसके बाद में सौम्या को देखते हुए कहती है, तुम काफी लकी हो जो तुम्हारे पास इस तरीके के दोस्त हैं। सौम्या, खैर इस मामले में तो मैं लकी हूँ, सच में मेरे दोस्त काफी अच्छे हैं। लुइस, तुम्हारे दोस्त अच्छे हैं मतलब तुम भी अच्छी होगी। वो कहते हैं ना, अगर किसी इंसान को आप परखना चाहो तो आपको उसके दोस्त लोगों को देख लेना चाहिए, उस इंसान के बारे में आप अपने आप जान जाएंगे। लुइस की बात सुनकर हीर कहती है, तुमने सच कहा सौम्या, बाकी काफी अच्छी है। बिना मतलब बिना अपने फायदे के उसने मेरी मदद तब की जब मुझे जानते भी नहीं थी। उन सबके पास सुनकर सौम्या कहती है, आप बस भी करो यार, और मुझे कितना एम्बारेस करोगे। चलो जल्दी से अपना अपना लंच खत्म करो, इसके बाद वाला लेक्चर कल्याणी मैम का है, अगर थोड़ा सा भी लेट हुआ तो जानते हो ना वह कैसी है। लुइस, क्यों, कुछ ऐसा ही खड़ूस है क्या? क्या हमको क्लास में नहीं आने देगी? आर्या, तुम क्लास में चलो, तुमको खुद ही पता चल जाएगा। इतने में उन सबका लंच पर फिनिश होता है और वो लोग क्लास की ओर चलते थे। कैंटीन से जाने के बाद वह सब लोग एक साथ अपनी क्लास में जाते हैं और सारी क्लास अटेंड करने के बाद सौम्या हीर को लेकर वापस से मल्होत्रा मेंशन की ओर चल देती है। दोनों ही आज काफी खुश थी। एक तो उन दोनों की ही 2 नई दोस्त बनी थी जिसे उन दोनों की ही काफी जल्दी अच्छी बनने लगी थी। दूसरा, हीर आज इतने दिनों बाद घर से निकली थी तो उसे अच्छा लग रहा था और अपने सारे दोस्तों से मिलकर भी उसे काफी अच्छा लग रहा था। और सौम्या अभी आज काफी खुश थी, एक तो कॉलेज की वजह से, दूसरा लुइस और लीजा की वजह से, और तीसरा ये कि आज वो किंग के साथ डेट पर जो जाने वाली थी, यह सोच सोच कर ही उसे बहुत अच्छा लग रहा था। शाम के लगभग 5 बजे वो लोग अपने घर पहुंचते हैं। उसके बाद दोनों ही थोड़ा बहुत नाश्ता करके अपने अपने रूम की ओर चल देते हैं। अब तक 5:30 बज चुके थे और सौम्या को किंग ने 7 बजे तक रेडी होने को कहा था, इसीलिए मैं थोड़ी देर आराम करती है। उसके बाद वो शब्द लेने के लिए बाथरूम में चली जाती है। उसके बाद बाहर आकर वो अपना क्लोजअप खोलकर अपने लिए ड्रेस सेलेक्ट करती है। आज वो अपने लिए एक ग्रीन कलर की नी लेंथ बॉडीकॉन ड्रेस निकलती है। जब से वो फ्रेशर्स पार्टी के लिए शॉपिंग के लिए अपनी मॉम के साथ गई थी, उसकी मॉम ने यानी कि सीता जी ने फ्रेशर पार्टी की ड्रेस के साथ साथ बाकी ड्रेस भी उसके लिए खरीदी थी और उसके क्लोजेट में रख दी थी, जिसका फायदा उसे आज हो रहा था। मैं तो उसके पास जीन्स शर्ट और जैकेट, नाइटवेयर, लोअर, टी शर्ट, एक्सरसाइज के कपड़े, इनके अलावा उसके पास और कुछ ढंग का था ही नहीं। जल्दी से वो उसे ड्रेस को पहन लेती है। उसके बाद मिरर के आगे खड़े होकर थोड़ा सा मेकअप करती है। उसके बाद वह पैरों में पहनने के लिए व्हाइट कलर के शूज निकलती है। सोचता हो रही थी कि वो हिल्स पहने की, लेकिन वो उसमें कंफर्टेबल नहीं रहती थी, वो शूज में ही कंफर्टेबल रहती थी, इसलिए वो शूज ही निकाल लेती है। और वो सोच उसकी ड्रेस के साथ काफी अच्छे भी लग रहे थे। अब टाइम देखी है तो 7 बजे बज ही गए थे। वो जल्दी से अपना पर्स पड़ती है और नीचे आ जाती है, जहां पर देखी है राजीव जी किंग के साथ बैठकर कुछ बातें कर रहे थे और उनके साथ सीता जी भी बैठी थी। सौम्या उन सबके पास आती है और राजीव जी के बगल में बैठकर कहते हैं, डैड देखो आज मैं लड़कियों की तरह तैयार हुई हूँ, कैसी लग रही हूँ मैं। इससे पहले कि राजीव जी कुछ कहते हैं, सीता जी पहले ही बोल पड़ती है, लड़कियों वाले कपड़े पहने की तो लगेगी कि लड़की,
तुम अपने डैड से ये क्यों नहीं बताती कि ये ड्रेस तुम्हारे पास आई कहाँ से? सीता जी के बात से सौम्या से चिढ़ जाती है और वह वैसे ही उनसे बोलती है, आप तो नम चलती हैं मुझे, क्योंकि डैड आपसे ज्यादा प्यार मुझसे जो करते हैं। अगर डैड मेरी थोड़ी सी तारीफ करते थे तो आपका क्या चल जाता है। छोड़िए, अब मुझे कुछ कहना ही नहीं है। उसके बाद वो किंग का हाथ पकड़ती है जो उसे ही देखकर मुस्कुरा रहा था और बिना किसी की कोई बात सुन उसे अपने साथ बाहर ले आती है। मैं सीता जी सौम्या की बात सुनकर पहले तो उसे देखते ही रह जाती हैं। उसके बाद जैसे ही वो उसे कुछ कहने को होती है कि सौम्या वहां से किंग को लेकर भाग जाती है, जिस वजह से वो उसे कुछ कह भी नहीं पाती कि तभी उन्हें राजीव जी के हंसने की आवाज आती है जो कि उन्हें ही देखकर हंस रहे थे। सीता जी, हाँ, अब आप भी हंस लो मुझ पर, अपने प्रिंसेस को तो कुछ कहना मत और जब देखो मेरा ही मजाक बनाते रहना। राजीव जी, अरे नहीं सीता, मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं आपका मजाक बना। वह तो बस मैंने देखा कि हमारी बेटी कैसे आपसे डर के भागी है, बस ये देखकर मुझे हंसी आ गई, बाकी और कोई बात नहीं है। सीता जी मुंह बनाते हुए, हम यही आपके लिए अच्छा भी है। इतना बोलकर वह वहां से उठकर चली जाती है। वही राजीव जी के चेहरे पर भी उनको देखकर एक स्माइल उनके चेहरे पर बनी रहती है। पार्थ का घर बेसमेंट, अब तक तीन वहां पर पड़ी बेहोशी थी, उसे अब तक होश नहीं आया था। तभी वही लेडी गार्ड जाकर उसके ऊपर बर्फ का ठंडा पानी डाल देती है, जिससे उसे होश आने लगता है और वो ठंड के मारे काटते हुए वैसे ही बैठ जाती है। लेकिन जैसे ही वो बैठी है, एक दर्द की लहर उसके पूरे शरीर पर दौड़ जाती है और इस दर्द की वजह से तीन को उसके साथ हुआ सुबह का वो टॉर्चर याद आ जाता है, जिसे याद कर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो खुद में ही सिमट के रोने लगती है। तभी वहां पर लेडी गार्ड खड़ी उससे बोलता है, ए लड़की, ज्यादा ड्रामा मत कर। उसके बाद वो उसके ऊपर कुछ कपड़े फेंक कर मरती है और कहती है, ये कपड़े हैं, इनको जल्द से पहन ले। उसके बाद वो अपने हाथ में राखी थाली को उसकी तरफ खिसक कर कहती है, ये रहा खाना, इसको खा और जल्दी से तैयार हो जा। उसके बाद सुनकर टीना उसे लेडी गार्ड की ओर देखते हुए कहती है, क्या मुझे छोड़ रहे हैं? क्या इसके बाद मैं यहाँ से जा सकती हूँ? वो लेडी गार्ड टीना की बात सुनकर उसे देखकर हंसती है और कहती है, भूल जा कि तू यहाँ से कभी जा पाएगी। ये कपड़े देख रही है, ये यहाँ के सर्वेंट के कपड़े हैं, क्योंकि आज से तो इस जगह की नौकरानी है और सारा काम तुझे ही करना है। और अगर काम में चौक हुई तो तुझे वापस से वही टॉर्चर मिलेगा जो आज सुबह मिला था। ये हो सकता है उससे भी भयानक टॉर्चर मिले, इसलिए जल्दी से खाना खा और काम पर लग, इसी में तेरी भलाई है। अब जल्दी कर, नहीं तो जो खाने को मिला है वह भी नहीं मिलेगा। इतना कहकर वो लेडी गार्ड तीन को देखने लगती है, जो कि उसके पास सुनते ही उसे थाली को पकड़कर जल्दी से खाने लगती हैं। उसे थाली में सिर्फ सिंपल सा दाल चावल ही था, जिसे टीना जल्दी जल्दी खा रही थी। और खाते भी क्यों नहीं, कल से बेचारी भूखी प्यासी, ऊपर से उसके ऊपर इतना टॉर्चर किया जा रहा था। भूख तो उसे काफी लग रही थी, जिस वजह से कभी दाल को न छूने वाली लड़की और हमेशा शेफ के हाथ का बना टेस्टी खाना खाने वाली लड़की आज इतनी जल्दी जल्दी दाल चावल खा रही थी। खाना खाने के बाद वह लेडी गार्ड तीन को वही साइड में बने वॉशरूम की ओर इशारा करती है और कहती है, वहां जाकर जल्दी से नहा और अपनी शरीर की गंदगी को साफ कर और यह कपड़े पहनकर जल्दी से बाहर आ, क्योंकि इस घर के नौकरों का भी कुछ स्टैंडर्ड है। नहीं तो पता चला मलिक को तुझे देखकर गुस्सा आ जाए और वह सारा का सारा तुझ पर उतार दे। टीना आप उसे लेडी गार्ड से कोई बहस नहीं करती और चुपचाप जैसा वो कहती है वैसा टीना करते जाती है। तैयार हो जाने के बाद वो लेडी गार्ड तीन को बेसमेंट से बाहर लेकर आती है और मैं घर के अंदर लाती है, जहां पर इस वक्त कोई भी मौजूद नहीं था। उसके बाद वो लेडी गार्ड टीना को देखकर कहती है, आज से यहाँ का सारा काम करने की जिम्मेदारी तेरी, और याद रहे जरा सभी चूक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पता नहीं मालिक तेरे साथ क्या करें। वह तो करेंगे, साथ में मैं तेरे साथ क्या करूंगी यह तो हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगी, क्योंकि मालिक ने साफ साफ कहा है अगर तू गलती करेगी तो उसे गलती की सजा तेरे साथ हम लोगों को भी मिलेंगे। टीना, मैं करूंगी, मैं सब करूंगी, जो तुम कहोगे मैं सारा काम कर दूंगी, पर प्लीज लेकिन मेरे साथ वो सब दोबारा मत करना, मैं मर जाऊंगी।
लेडी गार्ड, ठीक है, सबसे पहले किचन में जाओ और रात के डिनर की तैयारी करो। उसके पास सुनकर टीना चुपचाप किचन की ओर चल देती है। क्योंकि तीन पहले भी इस घर में आए थे तो उसको पहले से ही पता था कि किचन किस तरफ है और कौन सा सामान कहाँ रखा है। किचन में आते ही तीन अपने घुटनों को मोड़कर फ्लोर पर बैठ जाती है और अपना सर अपने दोनों घुटनों के बीच में रखकर रोने लगती है। और वह पार्थ के साथ साथ खुद को भी कोस रही थी कि वह क्यों उसके पीछे पड़ी। अगर उससे पहले पता होता कि पत एक साइको है और सन की है तो कभी भी उसके पीछे पीछे ऐसे नहीं जाती और नहीं उसको कभी अपना बॉयफ्रेंड बनती। तभी वहां पर वह लेडी गार्ड आ जाती है और उसे रोते हुए देख लेती है। उसे ऐसे देख लेडी गार्ड को गुस्सा आता है और उसे उसके बालों से पकड़ कर खड़ा करती है और कहती है, यहाँ पर क्या मेलोड्रामा लगा रखा है तूने? हाँ, तुझे क्या लगता है तेरे ऐसे रोने धोने से किसी को तेरे ऊपर दया आ जाएगी? तो तू बिल्कुल ही गलत है। अभी रोना धोना छोड़ और काम पर लग। टीना उसके बाद सुन कम जाती है और जल्दी जल्दी अपने हाथ चलती है और डिनर की तैयारी करने लगती है। वह तो अच्छा था कि उसको खाना पहले ही बनाना आता था, नहीं तो वह अभी इस वक्त क्या करती। वहीं दूसरी ओर किंग की गाड़ी में सौम्या इस वर्किंग की गोद में बैठी हुई थी और किंग ने उसकी आंखों पर पट्टी लगाई हुई थी, जिसकी वजह से सौम्या बिल्कुल भी नहीं देख पा रही थी कि वो लोग इस वक्त कहाँ पर हैं और किसी और जा रहे हैं। और वह बार बार किंग से पूछ भी रही थी, लेकिन मजाल है कि किंग उसे बता दे, जिस वजह से उसका मुंह गुस्से में फूल जाता है और उसे ऐसे देखकर को उसे पर बहुत प्यार आता है। वो अपने दोनों हाथों को सौम्या के गालों को पकड़ता है और उन्हें खींचते हुए कहते हैं, ओले, किसी को गुस्सा आ रहा है देखो। तो गुस्से में चेहरा बिल्कुल लाल हो गया। किंग के मुंह से ऐसे बार सुनकर सौम्या किंग की ओर देखते हैं। उसकी आंखों पर पट्टी होने की वजह से वह किंग को देखा तो नहीं पा रही थी, लेकिन अपने खुद से इमेजिन कर रहा था कि इस वक्त सौम्या उसे कैसे देखते, जिसे सोचकर उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वह सौम्या के चेहरे की ओर ही देखते रहते हैं। थोड़ी देर में समय महसूस करती है कि उनकी गाड़ी रुक चुकी है और किंग उसे अपनी गोद में उठकर बाहर लेकर जा रहा है, जिसे समझकर सौम्या खुश होते हुए कहती है, तो मतलब अब हम पहुंच गए हैं, तो क्या अब मैं इस पट्टी को हटा सकती हूँ? किंग, बिल्कुल नहीं, जब तक मैं ना बोलूं तब तक तुम इस पट्टी को नहीं हटा सकती। तभी सौम्या को महसूस होता है कि किंग उसे अपनी गोद में पड़कर काफी देर से चले जा रहा है, लेकिन कहाँ? आखिर ऐसे भी कौन सी जगह है जहाँ पर वो लोग गाड़ी से नहीं जा सकते और किंग उसे इतनी देर से गोद में उठाकर क्यों चल रहा है? थोड़ी देर में किंग उसे अपनी गोद से नीचे उतरता है और उसके पीछे जाकर खड़ा हो जाता है और उसकी कमर में अपने हाथ लपेटकर उसके कंधे पर अपने चैन रखता है और बहुत ही सरगोशी में वह सौम्या के कान के पास जाकर कहता है, नाउ यू कैन ओपन योर ब्लाइंड फोल्ड। बस ये कहने की देर थी सो मैंने तुरंत ही अपने चेहरे से उसे पट्टी को हटा दिया और सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई और उसके चेहरे पर एक चमक आ गई। सामने का नजारा देखो, इतना खुश हो जाती है कि उछलते हुए वह पलटती है और किंग के गले लग जाती है और उसके कान के पास ही चिल्लाते हुए कहती है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच हस्बैंड, दिस इज सो ब्यूटिफुल, दिस इज सो ब्यूटिफुल। सौम्या को इतना खुश थे किंग के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। उसको थैंक यू करने के बाद सौम्या फिर से चारों ओर अपनी चमकते हुए आंखों से देखने लगी। इस वक्त वो एक छोटे से पहाड़ी के टॉप पर थे, जहां पर एक छोटा सा मैदान टाइप था और वो छोटी सी पहाड़ी चारों ओर से बड़ी बड़ी पहाड़ियों से घिरी हुई थी। इस वक्त आसमान में तारे टिमटिम रहे थे और वहां पर सौम्या को झरनों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। और जहां पर वो थे इस वक्त वहां पर किंग ने एक साइड लड़कियां इकट्ठा करके वहां पर आग जला रखी थी और उसी के साइड पर लड़कियों से ही बना एक छोटा सा डाइनिंग टेबल था, जिस पर इस वक्त उनके लिए डिनर लगा हुआ था। पर वहीं पर साइड में एक बेड भी लगा हुआ था जो कि चारों ओर से पर्दों से घिरा हुआ था और उसी के चारों ओर परी लाइटिंग भी की गई थी, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। सौम्या अभी अपने सामने की नजरे को देख ही रही थी, तभी उसे अपनी कमर पर किंग के हाथ महसूस हुई, जिसे महसूस करते हैं उसने अपनी आंखें बंद कर ली और किंग के हाथों के ऊपर से ही अपने हाथ रख दिए। किंग ने भी अपने चिन सौम्या के कंधे पर रख सौम्या को अपनी बाहों में लिए आराम से खड़ा हो गया। सौम्या ने भी अपना सर पीछे कर किंग के कंधों पर टिका लिया
और अपनी आंखें बंद कर वह भी किंग को महसूस करने लगी। तभी उसे किंग की आवाज आए जो वैसे ही खड़े रहकर सौम्या के कान पर प्यार से कहता है, पहले हम डिनर कर ले नहीं तो वो ठंडा हो जाएगा। उसकी आवाज सुन समय अपनी आंखें खोलता है और उसकी ओर पलटकर उसके गर्दन में अपनी बहन लपेटकर उसकी आंखों में आंखें डालते हुए वो किंग को छेड़ते हुए कहती है, इतनी रोमांटिक जगह पर आपको अभी डिनर करने के पड़ी है। फिर वो कुछ सोचने की एक्टिंग करती है, उसके बाद किंग को देखते हुए कहती है, डिनर तो मैं जरूर करूंगी लेकिन मेरे सामने खड़े इस हॉट से लड़के का। किंग सौम्या की बात सुन मुस्कुराता है और कहता है, जरूर क्यों नहीं नेकी और पूछ लेकिन उसके लिए एनर्जी भी तो चाहिए ना। उसके लिए तो तुम्हें पहले रियल डिनर करना चाहिए, उसके बाद हम दोनों एक दूसरे का दिन आराम से करते रहेंगे। उसके लिए तो हमारे पास पूरी रात पड़ी है। क्योंकि भाषण समय अभी कुछ सोचते हुए काका नाटक करते हुए कहती है, अच्छा पॉइंट तो है आपकी बात पर, तो चलिए मुझे लेकर चलिए। इतना कहकर वह अपने हाथ हवा में उठा देती है। उसके इस हरकत पर किंग को फिर से हंसी आती है और वह उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और वहीं पर फायर प्लेस पर बने छोटे से चेयर पर उसे बैठा देता है और अपना भी खुद उसी के बगल में बैठ जाता है। सौम्या जब देखी है कि दोनों ही अलग अलग बैठे हैं तो जल्दी से उठकर किंग की गोद में जाकर बैठ जाती है। उसके बाद वो किंग को अपने हाथों से डिनर करने लगती है और खुद भी खाती है। किंग भी आराम से उसकी कमर पर अपने हाथों को लपेटकर बैठ जाता है और सौम्या के हाथों से डिनर करने लगता है। डिनर करने के बाद वो सौम्या को वैसे ही अपने गोद में उठाते हुए उसे बेड तक लाता है और उसे वहां पर आराम से लेटा देता है और खुद भी उसके बगल में आकर लेट जाता है। इस वक्त को बेड पर लेटे हुए थे और चारों ओर से पर्दों से घिरे हुए थे, लेकिन ऊपर आसमान का नजारा हो दोनों साफ देख सकते थे, जहां पर उनको तारे बहुत ही साफ साफ टिमटिमाते हुए और बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। थोड़ी ही देर में सौम्या वहां पर लगी फेरी लाइट्स कॉफी बंद कर देती है और वहां पर इस वक्त सिर्फ चंद की रोशनी ही पड़ रही थी जो कि उसे नजारे को और भी ज्यादा खूबसूरत बना रहे थे। सौम्या इस वक्त किंग की बाहों में लेते हुए थी और दोनों ही खामोशी से आसमान की तरफ देख रहे थे। दोनों के ही मन में इस वक्त एक बहुत ही सुकून था जो उन्हें एक दूसरे की बाहों में होकर ही महसूस होता था। तभी उसे खामोशी को तोड़ते हुए सौम्या किंग से कहती है, आई लव यू आदि, मैं आपसे बहुत 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 प्यार करती हूँ, आप कभी मुझे छोड़कर तो नहीं जाएंगे ना। सौम्या की बात सुनते ही किंग एकदम से सौम्या को पलटकर उसके ऊपर आ जाता है और उसकी आंखों को गौर से देखते हुए सौम्या से पूछता है, क्या बात है, कोई बात है क्या तुम परेशान हो? सौम्या, नहीं तो किंग, तो फिर अचानक से यह सवाल क्यों? सौम्या, पता नहीं, शायद मुझे मेरी किस्मत का भरोसा नहीं है। किंग, और ऐसा क्यों है सौम्या? पता नहीं, शायद बचपन से ही मुझे कुछ भी आराम से इतना सब कुछ नहीं मिला है और अब जब बोल रहा है तो मुझे इस पर यकीन नहीं हो रहा है। किंग, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम मल्होत्रा में परिवार की इकलौती बेटी हूँ, तुम्हें तो हमेशा से ही क्योंकि तुमने ना गए हो तुम्हें मिला है, तो फिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि बात तुम सौम्या के चेहरे पर एक सार्कास्टिकली स्माइल आ जाती है, क्योंकि अब वो किंग को कैसे पता है कि वो सौम्या नहीं बल्कि शिवांगी है जो एक अनाथ है और उसका कोई भी नहीं है, और असल में तो वह अब जिंदा भी नहीं है, वह तो मरने के बाद इस नोबल में आ गई है जिसकी वजह से उसे एक परिवार का प्यार नसीब हो पा रहा है और अब उसके पास एक प्यार करने वाला हमसफर भी है जो शायद अब हमेशा उसके साथ रहने वाला है। लेकिन ये सब देखकर भी उसको यकीन नहीं होता। कभी कभी उसे लगता है कि यह सब एक सपना है जिससे वह देख रही है। जब उसकी नींद टूटेगी तो ये सपना अभी टूट जाएगा और वह असल जिंदगी में पहुंच जाएगी जहां पर वह एकदम अकेली है और उसका कोई भी नहीं है। अभी वो ये सब सो ही रही थी कि उसे फिर से किंग की आवाज आती है, सौम्या कहाँ खो गए, बताओ मुझे कुछ प्रॉब्लम है तो? सौम्या, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब आप मेरे साथ हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम आखिर कैसे हो सकती है? इतना कहकर वो अपना और साथ ही साथ किंग का भी इस टॉपिक से ध्यान हटाने के लिए वो थोड़ा ऊपर उठती है और किंग के होठों पर अपने होंठ रख उसे किस करने लगती है। उसके इस हरकत पर किंग कुछ देर कुछ नहीं करता और ध्यान से सौम्या की ओर देखते रहता है जिसकी इस वक्त आंखें बंद थी, लेकिन उसके माथे पर परेशानियों की लकीर अभी दिखाई दे रही थी।
लेकिन फिर वो उसे कंफर्ट करने के लिए वह भी उसके किस में उसका साथ देने लगता है। थोड़ी देर तक एक दूसरे को किस करने के बाद दोनों एक दूसरे थोड़ा सा दूर हट जाते हैं और एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। एक दूसरे की आंखों में देखने पर दोनों ही एक दूसरे के मन के भाव पढ़ लेते हैं। दोनों की आंखों में एक दूसरे को इस वक्त का लेने की इच्छा थी, जिसे समझकर दोनों ही एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं और एक दूसरे में खो जाते हैं। थोड़ी ही देर में वहां पर सौम्या की आहें और सिसकियां की आवाज गूंजने लगते हैं। पार्थ के मेंशन में टीना इस वक्त किचन में खड़ी सारे खाने को एक एक कर डाइनिंग टेबल क्यों ले जा रही थी और उसकी नजर बार बार दरवाजे की ओर जा रही थी जहां से वो पार्थ के आने का इंतजार कर रही थी, जिससे कि वो उससे बात कर पाए और यहाँ से निकाल पाए। उसे अब भी इतना सब होने के बाद भी यही लग रहा था कि अगर वह पार्थ से बात करेगी तो शायद पास मान जाए और उसे छोड़ दे और जाने दे। एक बार अगर वो यहाँ से निकल गई तो वो गलती से भी बात के आसपास भी नहीं आएगी और इस जगह को, इस शहर को ही छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। यही सब सोचते हुए उसे पार्थ की वो बात याद आ जाती है जब उसने टीना से साफ साफ कहा था कि वो कैसे सौम्या के प्यार में पागल हो चुका है। और यह सब सोच सोच कर तीन को सौम्या से इस वक्त हद से ज्यादा नफरत हो रही थी। उसका बस चलता तो वह अभी इसी वक्त सौम्या को अपने हाथों से जान से मार देती, क्योंकि उसी की वजह से पथ उसे इतनी नफरत करने लगा था और उसने उसके साथ इतना सब कुछ, इतना ज्यादा पूरा और इतना ज्यादा टॉर्चर, यहाँ तक कि उसने उसका रेप भी करवा दिया। हालांकि वो कोई दूध की झोली नहीं थी, लेकिन इससे पहले उसने जो भी किया था और इसके साथ भी किया था वो सब अपनी मर्जी से ही किया था। लेकिन ऐसा उसके साथ इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था और उसके मन में इस वक्त सौम्या को जान से मार देने की एक प्रबल इच्छा उठ चुकी थी, जिसका क्या अंजाम होना था ये तो वक्त ही बताता। थोड़ी ही देर में उसे करके बाहर एक गाड़ी की रुकने की आवाज आती है, जिसे सुन वो डर के मारे सहम जाती है और वहीं पर खड़े खड़े कांपने लगती है। तभी उसे तेजी से दरवाजे से अंदर आता हुआ पार्थ दिखाई देता है, जिसके चेहरे पर इस वक्त गुस्सा था और यह गुस्सा किस बात का था ये तो पार्थ ही जाने। अभी वो वहां से अपने रूम की ओर ज्यादा की टीना ने डरते हुए पद से कहा, पार्थ मैंने डिनर रेडी कर दिया है, प्लीज इसे खा लो और मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात भी करनी है, प्लीज मेरी बात एक बार सुन लो। टीना की आवाज गाना में पड़ते ही पार्थ, जो इस वक्त गुस्से में अपने रूम में जा रहा था, टीना की आवाज से वह गुस्से में काला पड़ चुका था। वह गुस्से में तीन के पास आता है और उसके बालों को जोर से पकड़कर उसे दूसरी ओर धक्का दे देता है, जिससे वह उसके पीछे लगी दीवार से टकरा जाती है और उसके माथे से खून बहने लगता है और वह गुस्से में अपने दांत पीसते हुए टीना से कहता है, पार्थ गुस्से में टीना से कहता है, हिम्मत भी कैसे हुई तेरी मेरे सामने आने की। इतना कहकर वह जोर से चिल्लाते हुए गार्डों को आवाज लगता है, गार्ड्स। उसके चिल्लाते ही बाहर खड़े दो गार्ड अंदर आते हैं और पार्थ के आगे सर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। पार्थ उन्हें गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, लगता है तुम लोगों को एक बार कहने पर बात याद नहीं रहती। मैंने पहले ही कहा था कि यह लड़की मेरी आंखों के सामने नहीं आनी चाहिए, तो फिर यह यहाँ पर क्या कर रही है। पाठ के बाद सुनते ही वो कार्ड एक नजर तीन को देखते हैं, जो वही साइड में गिरी हुई थी, और फिर एक कर डरते हुए आगे आता है और पार्थ से कहता है, सॉरी सर, मुझे नहीं पता ये यहाँ क्या कर रही है, लेकिन आपने हमें जो ऑर्डर दिया था वह हमने उसे लेडी गार्ड को वैसे ही बता दिया था, क्योंकि इस लड़की की जिम्मेदारी उसे लेडी गार्ड की थी, इसीलिए हमने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। पार्थ, हाउस लेडी गार्ड को ले जाओ और उसके साथ क्या करना है ये तुम्हें अच्छे से पता है, और उसके बदले एक दूसरी लेडी गार्ड को लेकर आओ जो कि ऐसे अच्छा सबक सिखाएगी और सारे रूल्स के बारे में भी बताएगी। उसके बाद सुनते ही सामने खड़ा बॉडीगार्ड, हाँ मैं अपना शहर आता है और वहां से बाहर चला जाता है। उसके बाद बात टीना की ओर बढ़ने लगता है। उसे अपनी ओर आता देख टीना डर के मारे पीछे खिसकने लगती है, मगर अफसोस उसके पीछे तो दीवार थी, वो कहीं जा भी नहीं सकती थी। पार्थ टेबल पर रख खाने के बोल उठाता है और एक के बाद एक सारा खान वो टीना के ऊपर से फेंक देता है। खाना काफी गर्म था, जिस वजह से टीना कैसे कैन जलने लगती है और वो जलन के मारे चिल्लाने लगती है और खुद को छोड़ देने के लिए पार्थ के आगे गड़गड़ाने लगती है। सारा खान उसके ऊपर फेंकने के बाद पार्थ उसके सामने अपनी डरावनी आवाज में दहाड़ते हुए कहता है,
अगली बार से अपनी यह बदसूरत और मनहूस शक्ल लेकर मेरे पास मत आना, वरना उसके बाद तुम अपना चेहरा देखने लायक भी नहीं बचोगे, क्योंकि जो हरकत तुमने मेरी जान के साथ करने की कोशिश की थी वह मैं तुम्हारे साथ करूंगा। पाठ के पास सुनते ही तीन डर के मारे कांपने लगी। तभी वहां पर एक दूसरी लेडी गार्ड आए। उसे देखते ही पार्थ एक वार्निंग टोन में उसे देखते हुए कहता है, इस कचरे को यहाँ से उठाओ और सर्विंग क्वार्टर में ले जाकर पटक दो, और इसे अच्छे से जो रूल्स मैंने इसके लिए बनाए हैं वो उसे अच्छी तरीके से समझा दो, वरना वो रूल्स मैं तुम पर अप्लाई जरूर करूंगा। और ध्यान रहे अगली बार से यह मुझे नजर भी ना आए, नहीं तो इस बार तो मैं तुम सब लोगों को माफ कर दिया है, लेकिन अगली बार तुम में से एक भी जना यहाँ पर नजर नहीं आएगा। पार्थ के बात सुनकर वो लेडी गार्ड डरते हुए यस सर बोलते हैं और टीना को उसके बालों से पकड़कर खींचते हुए वहां से बाहर ले जाती हैं और उसे मैंशन के पीछे बने सर्विंग क्वार्टर में ले जाकर एक कमरे के अंदर फेंक देती हैं और उसे दरवाजे को अच्छे से बंद कर देते हैं। उसे अंधेरे में कमरे में बंद होते ही टीना जोर जोर से रोने लगती है और रोते रोते ही वो जोर जोर से चिल्लाते हुए सिर्फ एक ही बात बोलती है, आई हेट यू सौम्या, आई रियली हेट यू एंड आई विल किल यू, व्हेनेवर आई विल गेट द चांस आई विल किल यू, और मैं तुम्हें इस तरीके से मारूंगी कि कोई तुम्हें पहचान तक नहीं पाएगा। ये सब बोलते हुए टीना की आंखों में उसकी बेहद नफरत साफ दिखाई दे रही थी। वो जैसे तैसे दर्द में अपनी जगह से उठती है और अंधेरे में दीवार को पकड़ते हुए अपने हाथ इधर उधर ले जाकर वहां का स्विच बटन टूटने लगती है। तभी उसके हाथ में एक स्विच आता है और उसे ऑन करते हैं तो वहां पर एक छोटी सी लाइट जल जाती है। उसके बाद टीना वहीं पर साइड में एक छोटे से बाथरूम की ओर जाती है और वहां बाल्टी में रखे पानी को वो जैसे ही छूती तो वह देखी है कि वो पानी बर्फ के जैसा ही ठंडा हुआ है, जिसे देखो समझ जाती है कि यह भी उसके लिए एक टॉर्चर ही है, क्योंकि उसके ऊपर इस वक्त पूरा खाना गिरा हुआ था, जिस वजह से उसे नहाना तो था ही, लेकिन इस पानी से कैसे। तभी वो अपनी आंखें बंद करती है और अपने मन में सौम्या के लिए पाल रही नफरत को इकट्ठा कर वो अपने सारे कपड़े निकालती हैं और अपने ऊपर पानी डाल देते हैं। खाने की वजह से जले हुए स्क्रीन पर पानी पड़ते ही वह दर्द के मारे उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ऐसे ही जैसे जैसे करके वह खुद को साफ करती है और उसे रूम से बाहर आकर वहीं पर साइड में एक छोटी से अलमारी को खोलती है जिसमें सर्वेंट के क्वार्टर पड़े थे और वह उन्हें ही लेकर पहन लेती है। उसके बाद वह वहीं पर रख एक छोटे से बिस्तर में जाकर लेट जाती है और अपनी आंखें बंद करती है और थोड़ी ही देर में नींद में चली जाती है। अगली सुबह सौम्या और किंग एक दूसरे की बाहों में सोए हुए थे। तभी वहां पर चिड़ियों की चहचहाट की आवाज से सौम्या की नींद खुलने लगते हैं और आंखें खोलते ही वह अपने सामने किंग के चेहरे को देखते हैं और उसे देखते ही उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है।